गुड मॉर्निंग बच्चों। हम पढ़ रहे थे एक नया चैप्टर्स कल स्टार्ट किया था पादपों में जल अवशोषण एवं रसारोहण, और इसमें हम लास्ट में पढ़ रहे थे पादपों में जल अवशोषण की क्रियाविधि। देखिए, जो क्रेमर के अनुसार पादपों में जो जल अवशोषण की क्रियाविधि है वह दो प्रकार की होती है। अपन लास्ट में बात कर रहे थे निष्क्रिय जल अवशोषण और दूसरा था सक्रिय जल अवशोषण। तो निष्क्रिय जो जल अवशोषण है इसके बारे में थोड़ी सी बात कल कर चुके थे, लेकिन फिर भी मैं आपको दोबारा से इस बात को बताऊंगा। निष्क्रिय जल अवशोषण और सक्रिय जल अवशोषण किसके अनुसार है बच्चों? ये क्रेमर के अनुसार। क्रेमर ने जो पादपों में जल अवशोषण की क्रियाविधि को दो वर्गों में बांटा, निष्क्रिय जल अवशोषण और सक्रिय जल अवशोषण। निष्क्रिय जल अवशोषण क्या होता है? देखो, जब पादपों में जो बाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है, क्या होती है? बाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है, तब क्या होता है कि जो कुछ कारक होते हैं, जो कुछ फैक्टर्स होते हैं जो इस क्रिया में क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। ठीक है, जब बाष्पोत्सर्जन के कारक पत्तियों में स्थित होते हैं या फिर बाष्पोत्सर्जनी पृष्ठ पर स्थित होते हैं, और तब क्या होता है कि जो अर्थात हम कह सकते हैं कि जो निष्क्रिय जल अवशोषण में क्या होता है कि जो ये कारक हैं ये करते हैं बल लगाते हैं। किसमें? पत्तियों के द्वारा क्या लगता है? बल लगता है, नेगेटिव बल लगता है, और तब क्या होता है? मृदा से जल जड़ों के अंदर पहुंच जाता है। ठीक है, इस तरह से हम कह सकते हैं कि जल अवशोषण के जो फैक्टर्स हैं वह बाष्पोत्सर्जनी पृष्ठ में या पत्तियों में स्थित होते हैं, तो इसे और जड़ों की केशिकाएं केवल क्या करती हैं? मार का कार्य करती हैं। भाई, जो बाष्पोत्सर्जन के कारक हैं, जल अवशोषण के कारक हैं, जल अवशोषण की क्रिया के लिए कौन सा कारक आवश्यक है? बाष्पोत्सर्जन जो क्रिया है, बाष्पोत्सर्जन की क्रिया है, उस क्रिया में क्या होता है? जल अवशोषण होता है। क्यों होता है? क्योंकि इस क्रिया के द्वारा क्या होता है? पादपों में जल की हानि होती है। जब पत्तियों के द्वारा पादपों के विभिन्न शरीर से क्या होगा? जल की हानि होगी, तो पत्तियों का अंदर क्या होगा? ऑटोमेटिक जल की कमी आएगी। तो जल की कमी आएगी, इस जल की कमी को पूरा करने के लिए जो मूल होती हैं वो मूलें क्या करती हैं? वो मूलें मृदा से क्या करती हैं? जल का अवशोषण करती हैं। ठीक है, तो जब जल अवशोषण के कारक बाष्पोत्सर्जनी पृष्ठ अर्थात पत्तियों में स्थित होते हैं और जड़ों की कोशिकाएं, किसी कोशिकाएं बच्चों? जड़ों की कोशिकाएं क्या करती हैं? सिर्फ मार्ग प्रदान करती हैं, रास्ता प्रदान करती हैं। जड़ों की कोशिकाएं सिर्फ मार्ग प्रदान करती हैं। इसे क्या कहते हैं? निष्क्रिय जल अवशोषण कहते हैं। और इसके विपरीत अपन बात करें सक्रिय जल अवशोषण की, जब जल अवशोषण के जो कारक हैं वो कारक जड़ में उपस्थित होते हैं। ये तो कहाँ थे? इसमें पत्तियों में स्थित होते हैं, लेकिन जब जल अवशोषण के जो कारक हैं वो कहाँ स्थित होते हैं? जड़ों के अंदर स्थित होते हैं। जड़ों के अंदर स्थित होते हैं। और तो हम कह सकते हैं कि इस क्रिया में जो जड़ होती हैं, सक्रिय जल अवशोषण में जड़ों की मुख्य भूमिका होती है, जबकि निष्क्रिय जल अवशोषण में क्या होती है? जो जड़ होती हैं उनकी क्या गौण भूमिका होती है ना? तो मुख्य तो जड़ों की होती है, इससे पत्तियों की भूमिका अधिक होती है। और इस क्रिया में पादप के जो वायवीय अंग हैं इस क्रिया में क्या करते हैं? सक्रिय रूप से भाग नहीं लेते हैं, इसलिए कैसे क्या कहते हैं? इनको निष्क्रिय अवशोषण कहते हैं। और यहाँ पर जड़ तो होती है, और इसके अलावा पादप के जो सक्रिय भाग है वो भी इसमें क्या लगते हैं? भाग लेते हैं। तो ये क्या हो गया? सक्रिय जल अवशोषण की डेफिनेशन हो गई। ठीक है, तो जड़ों की जो कोशिकाएं होती हैं वो क्या करती हैं? यहाँ पर जल अवशोषण में मुख्य भूमिका निभाती हैं। और जो जल अवशोषण के कारक कहाँ स्थित होते हैं? जड़ों के अंदर स्थित होते हैं। जड़ों की कोशिकाएं इस क्रिया में मुख्य भूमिका निभाते हैं। इसे क्या कहते हैं? सक्रिय जल अवशोषण। निष्क्रिय जल अवशोषण में जो जड़ों की भूमिका कैसी होती है? गौण होती है। और यहाँ कैसे होती है इनकी भूमिका? जड़ की भूमिका कैसी होती है? सक्रिय भूमिका होती है। जड़ की एक्टिव रूप से क्या होती है? जड़ों की भूमिका होती है। ठीक है, तो ये इसकी थोड़ा सा क्या होगी? परिभाषा टाइप में हो गई। अब देखिए इसकी क्रियाविधि पढ़ रहे हैं अपन। तो पहला पढ़ रहे अपन निष्क्रिय जल अवशोषण। तो पहले अपन एक की बात कर लेते हैं। ये तो कॉमन सी बात हो गई कि जब जल अवशोषण के कारक कहाँ स्थित होते हैं?
पत्तियों के अंदर स्थित होते हैं, अर्थात बाष्पोत्सर्जन पृष्ठ में स्थित होते हैं, और जड़ों की कोशिकाएं क्या करती हैं, केवल मार्ग प्रदान करती हैं। तब ऐसी कंडीशन में क्या होता है, जो जड़ हैं वो इस क्रिया में क्या करती हैं, निष्क्रिय रूप से भाग लेती हैं, अर्थात गौण भूमिका निभाती हैं। ठीक है। अब देखिए बात करें अपन इसकी क्रियाविधि की, निष्क्रिय जल अवशोषण की क्रियाविधि। देखिए इस जो क्रियाविधि है निष्क्रिय जल अवशोषण की क्रियाविधि, जो पौधों के अंदर जितना जल अवशोषण होता है वो कुल जल अवशोषण का 96 से और 98% भाग बनाते हैं। ठीक है। अर्थात इस क्रिया के द्वारा पादपों में जल का अवशोषण, कुल जल अवशोषण का कितना होता है, 96 से 98% होता है। ठीक है। और अर्थात हम कह सकते हैं कि ये जो पादपों में जो जल अवशोषण की क्रिया है वो क्या होती है, मुख्य प्रमुख भूमिका होती है इसी की। इस विधि के द्वारा पादपों में जल का अवशोषण प्रमुख रूप से किया जाता है, क्योंकि इसका मेजर पार्ट बन रहा है 96 से 98, तो पता है कितना 94 98 बच रहा है। ठीक है। तो प्रमुख विधि है ये निष्क्रिय जल अवशोषण की। पौधों के वायवीय अंगों मुख्यतः पत्तियों में से बाष्पोजन की क्रिया के द्वारा होने वाली जलहानि से पत्तियों में क्या होता है, पत्तियों की सिराओं में उपस्थित जल में कमी कारण तनाव बल उत्पन्न होता है। देखो जब ये क्रिया होती है तब उस समय क्या होता है, एक क्रिया और होती है बाष्पोत्सर्जन। बाष्पोत्सर्जन की जब क्रिया होती है पादपों में, तब उस समय क्या होता है कि पौधों की जो जड़ होती हैं या पत्तियां होती हैं, पत्तियों में क्या होता है, एक तनाव बल उत्पन्न होता है, क्योंकि पत्तियों में क्या होते हैं, सिरा होती हैं। पत्तियों में क्या होती है बच्चों, सिराएं, बेन बोलते हैं इंग्लिश में। तो बाष्पोत्सर्जन की क्रिया के समय पत्तियों में क्या होता है, एक तनाव बल उत्पन्न होता है, और पत्तियों में क्या होती है, जल की कमी होती है। जल की क्या होती है बच्चों, कमी होती है। और तब इस कमी को पूरा करने के लिए पत्तियों की जो सिराएं होती हैं उन सिराओं में क्या होता है, एक तनाव बल उत्पन्न होता है। एक क्या होता है, एक तनाव जो बल है वो क्या होता है, उत्पन्न होता है। और इस कमी के कारण क्या होता है, इस कमी के कारण जो पत्तियां होती हैं, सिराएं होती हैं, वो क्या करती हैं, जो जड़ होती हैं, जड़ों की कोशिकाओं से क्या होता है, जड़ों की कोशिकाएं मृदा से क्या करती हैं, जल का अवशोषण करती हैं। ठीक है। क्यों अवशोषण किया बच्चों, क्योंकि पत्तियों में क्या हुई, कमी हुई, किसकी, जल की। कौन सी क्रिया के समय, बाष्पोत्सर्जन क्रिया उस समय। तब क्या होता है, सिराओं में एक तनाव बल उत्पन्न होता है, एक खिंचाव बल उत्पन्न होता है। इसके कारण क्या होता है, जड़ों की कोशिकाएं मृदा से जल का अवशोषण करती है। ये जो खिंचाव है वो कैसा होता है, नेगेटिव होता है, एक ऋणात्मक जो दाब है, तनाव है, वो होता है यहाँ पर। नेट तनाव के कारण तने के जल स्तंभ से होते हुए और मूलों तक पहुँचता है, जिससे मूल रोमों द्वारा उत्पन्न मृदा से जल स्वतः ही क्या होता है, मूल में खिंच जाता है। आपको बताया था मैंने आपको पहले कि जो मृदा होती है, क्या होती है बच्चों, मृदा में क्या होता है, बहुत सारी जड़ों की कोशिकाएं होती हैं, और जो जड़ों के अंदर क्या होती है, मूल रोम्स पाए जाते हैं। मूल रोम्स के द्वारा क्या होता है बच्चों, जल का अवशोषण किया जाता है। ठीक है। तो मूल रोम ही हैं जो भूमि से क्या करते हैं, जल का अवशोषण करते हैं। ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जब जैसे ही बाष्पोत्सर्जन क्रिया होती है तो पत्तियों के अंदर क्या होता है, पत्तियों में जल की कमी होती है, और पत्तियों की सिरा में एक तनाव बल उत्पन्न होता है। इस तनाव बल के कारण क्या होता है, जो जल होता है वह तनाव कारण जो पादपों का जो जल स्तंभ है, किसमें स्तंभ स्थित है, वो उसमें स्थित था, किसमें, तने में। तो तने का जो जल स्तंभ है, तने के जल स्तंभ से होते हुए और कहाँ पहुँच जाता है बच्चों को, जड़ों की कोशिकाओं के अंदर पहुँच जाता है। जड़ों की जो जाइलम कोशिकाएं होती है वहाँ तक पहुँच जाता है। इससे जो मूल रोम होते हैं, कौन होते हैं, मूल रोम मृदा से जल का अवशोषण करते हैं। ठीक है। तो मूल रोम में है जो जल का अवशोषण करते हैं।
तो हम कह सकते हैं कि निष्क्रिय जल अवशोषण में पौधे की किसी जो मूल अंग है, मूल अंग या जो वायवीय अंग होते हैं, वायवीय अंग की क्या होती है, वायवीय अंग की सक्रिय भूमिका नहीं होती है। ठीक है, निष्क्रिय जल अवशोषण में पौधों के जो किसी भी वायवीय अंग की सक्रिय भूमिका नहीं होती है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, निष्क्रिय जल अवशोषण कहते हैं। अच्छा, अब देखो, अब ये बात हमने पढ़ तो ली कि ये इस क्रिया बाष्पोदन क्रिया के समय होता है ये क्रिया, लेकिन इस बात की पुष्टि कैसे होती है? इस बात की पुष्टि इससे होती है कि जब पादपों में क्या होता है, बाष्पोदन की क्रिया होती है बच्चों, जब पादपों में क्या होती है, बाष्पोदन की क्रिया होती है, तब उस समय क्या होता है, तब ऐसी कंडीशन में जो मृदा से क्या होता है, मृदा से जल का अवशोषण भी अधिक होता है, मृदा से जल का अवशोषण भी अधिक होता है। क्यों होता है? क्योंकि इस क्रिया में क्या होती है, जल की हानि होती है, जिससे क्या होता है, पत्तियों के अंदर एक तनाव बल उत्पन्न होता है, जिससे जल स्तंभ तने से होते हुए खत्म हो जाता है, जड़ों के अंदर पहुंचता है, इससे मूल रोम क्या करते हैं, मूल रोम मृदा से जल का अवशोषण करते हैं। तो इस सिद्धांत के पक्ष में यही प्रमाण है कि जब मृदा से बाष्पीभवन की क्रिया होती है, अर्थात दिन के समय बाष्पीभवन क्रिया होती है, उस समय मृदा से जल का अवशोषण भी अधिक होता है और जल की हानि भी क्या होती है, बहुत अधिक होती है। और जल की हानि होगी तो क्या होगा, जल की हानि से क्या होगा, जल की हानि होने से मृदा से जल का अवशोषण भी अधिक होता है। ठीक है, तो बाष्पीभवन की क्रिया इस क्रिया में क्या होती है, सहायक होता है, सहायक होती है। और कुल कितना बनाता है, 96 से 98% भाग। ठीक है, और मुख्य भूमिका किसकी होती है, इसमें जड़ों की भूमिका होती है, जड़ों की कोशिकाओं की भूमिका होती है, और वायवीय अंग की कोई सक्रिय भूमिका नहीं होने के कारण इसे क्या कहते हैं, निष्क्रिय जल अवशोषण कहते हैं। और क्रिया इस तरह से हुई है, जब पादपों के अंदर क्या होता है, बाष्पीभवन क्रिया होती है, तो पत्तियों में क्या होता है, पत्तियों में जल की कमी होती है, और जल की कमी के कारण पत्तियों में क्या होता है, उनकी सराह में तनाव बल उत्पन्न होता है। यह तनाव बल के कारण जड़ों की कोशिकाएं मृदा जलस्तंभ से होते हुए जड़ों की कोशिकाओं तक पहुंचता है, और जिससे जो पादपों की जो मूलरम कोशिकाएं होती हैं, जड़ों की मूलरम कोशिकाएं, वो मृदा से जल का अवशोषण करती हैं। ठीक है, ये कौन सा हो बेटा, निष्क्रिय जल अवशोषण की क्रिया विधि। अब देखो अगला है दूसरा, सक्रिय जल अवशोषण। सक्रिय जल अवशोषण। सक्रिय जल अवशोषण, देखिए जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है कि ये जो पौधों में पहले तो बात करो कुल कितना भाग बनाता है ये, तो कुल जल अवशोषण का, कुल जल अवशोषण का कितना बनाता है, 2 से और 4% भाग बनाता है ये। सक्रिय जल अवशोषण की जो विधि होती है पादपों में, कुल कितना होता है, इस विधि के द्वारा कुल जल अवशोषण कितना होता है, 2% से और 4% तक होता है। कुछ पौधों में अल्प मात्रा में जल का अवशोषण मूलों की सक्रियता अथवा मूलों में उत्पन्न धनात्मक बलों के कारण होता है। देखिए ये जो पौधे होते हैं सक्रिय, इस विधि के द्वारा क्या होता है, मूलों की सक्रिय भूमिका होती है, पहला होता है मैंने, मूलों की क्या होती है, सक्रिय भूमिका होती है, एक्टिव मूल क्या होती है, ज़्यादा सक्रिय होती है उस समय। तो मूलों में क्या होता है, एक बल उत्पन्न होता है, मूलों में क्या होता है बच्चों, एक धनात्मक बल उत्पन्न होता है, धनात्मक बल, धनात्मक फोर्स, पॉजिटिव फोर्स क्या होता है, उत्पन्न होता है, जिसके कारण क्या होता है, यह क्रिया उस समय होती है जब बाष्पीभवन की क्रिया बहुत कम होती है, यह क्या होती है, अनुपस्थित होती है। सक्रिय जल अवशोषण की क्रिया किस समय होती है, यह क्रिया उस समय होती है जब क्या होता है, बाष्पोत्सर्जन की जो क्रिया विधि है, बाष्पोत्सर्जन की क्रिया क्या होती है, या तो एब्सेंट रहेगी या क्या होगी, रात्रि के समय होगी, है ना। चूंकि यह क्रिया किस समय होती है, रात्रि में तो होती नहीं है, किस समय होती है, दिन में होती है। तो ये जो सक्रिय जल अवशोषण क्रिया विधि है कैसे होती है,
जब पादपों में क्या होता है, वाष्पोर्जन नहीं होता है, या फिर क्या होता है, वाष्पोर्जन अनुपस्थित होता है, अथवा यह क्रिया कब होती है, रात्रि में होती है। ठीक है, रात्रि के अंदर यह क्रिया संपन्न होती है। इस प्रकार जल अवशोषण में मूलों के जाइलम में उपस्थित जल स्तंभ में धनात्मक बल उत्पन्न होता है। देखो जो जड़ों के अंदर क्या होते हैं, जड़ों के अंदर होता है जाइलम कोशिकाएं, जाइलम होता है। तो जो जड़ों की जो जाइलम कोशिकाएं हैं, जड़ों की जाइलम जो सेल्स होती हैं, उन जाइलम सेल्स के अंदर क्या होता है बच्चों, एक धनात्मक बल उत्पन्न होता है, धनात्मक बल उत्पन्न होता है। और इस धनात्मक बल के कारण क्या होता है, खिंचाव बल उत्पन्न होता है। इससे मृदा के अंदर क्या होता है, जल का अवशोषण होता है। जो जल स्तंभ में धनात्मक बल उत्पन्न होता है, इसे क्या कहते हैं, रूट प्रेशर कहते हैं। ये जो जाइलम के अंदर जो कोशिकाएं होती हैं, उनमें कौन सा बल उत्पन्न हुआ, धनात्मक बल उत्पन्न हुआ। इसे क्या कहते हैं, रूट प्रेशर, रूट प्रेशर भी कहते हैं इसको। दाब, जो मूल दाब, क्या कहते हैं इसको, मूल दाब। इस बल जैसे ओपी के द्वारा मूल दाब मूलें मृदा जल को बलपूर्वक भीतर खींच लेती हैं। देखो बच्चों, जो जाइलम की जो कोशिकाएं होती हैं, ये जाइलम की कोशिकाएं क्या करती हैं, इनमें एक धनात्मक बल उत्पन्न होता है, इसे क्या कहते हैं, रूट प्रेशर कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि ओपी, ओपी को हम क्या मान सकते हैं, जल का जो मूल होती है उसे क्या मान सकते हैं, मूल क्या मान सकते हैं, दाब मान सकते हैं। ठीक है, ओपी मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर, अर्थात परासरण दाब। परासरण दाब के कारण क्या होता है, जो परासरण दाब होता है उसके कारण क्या होता है, जो मूल दाब, जो मूलें होती हैं वो ओपी अर्थात ओपी के कारण जो मूलें मृदा जल को भीतर की ओर खींच लेती हैं। ठीक है, तो ये रूट प्रेशर था ओपी। ओपी भी क्या है, फोर्स है, परासरण दाब है। और परासरण दाब ओपी कारण जैसे मूल मृदा से स्वतः ही जल को मृदा से जल को भीतर खींच लेती हैं। ठीक है, ओपी कारण मूल है। और सक्रिय जल अवशोषण में बच्चों, जो सक्रिय जल अवशोषण होता है, सक्रिय जल अवशोषण की क्रियाविधि में सक्रिय जल अवशोषण में जो ऊर्जा होती है, एनर्जी होती है, उसकी क्या होती है, मुख्य भूमिका होती है। एनर्जी की क्या होती है, मुख्य भूमिका होती है बच्चों। ठीक है, और ये जो एनर्जी होती है, ये एनर्जी पादपों को एटीपी के रूप में प्राप्त होती है। एटीपी मतलब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसका पूरा नाम क्या है एटीपी का, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, तो सक्रिय जल अवशोषण में क्या किसकी आवश्यकता होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है, या इसकी मुख्य भूमिका होती है जो एटीपी के रूप में पौधों को प्राप्त होती है। और ये जो एटीपी है अर्थात ऊर्जा है, ये ऊर्जा कुछ मूल है, उसको कहते हैं श्वसनशील मूल, श्वसन मूल। ठीक है, तो श्वसनशील जो मूल होती हैं, श्वसन मूलों के द्वारा ये एटीपी क्या कहती है, पौधों को प्राप्त हो जाती है। जबकि जो निष्क्रिय जल अवशोषण में क्या होता है, सॉरी जी हाँ मैं देखूँगा, निष्क्रिय जल अवशोषण में किसी प्रकार की कोई ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि सक्रिय जल अवशोषण में ऊर्जा की आवश्यकता होती है जो कि एटीपी के रूप में प्राप्त हो जाती है। और यह ऊर्जा श्वसनशील मूलों के द्वारा पौधों को प्राप्त हो जाती है। ठीक है बेटा, तो ये क्या हो गया, सक्रिय जल अवशोषण की वो हो गई। ठीक है, तो ये हो गई सक्रिय जल अवशोषण। ये कितना भाग बनाता है, ये कुल जल अवशोषण कितना होता है, 2 से 4% भाग बनाता है। और सक्रिय जल अवशोषण में मूलों की क्या होती है, सक्रिय भूमिका होती है। और यह क्रिया उस समय होती है जब वाष्पोत्सर्जन कैसा होता है, अनुपस्थित होता है, या फिर क्या होता है, रात्रि में होता है ना। रात्रि में क्या होता है, ये इस विधि द्वारा होता है जल अवशोषण। तो उस समय क्या होता है, उस समय इस विधि के द्वारा क्या होता है, सक्रिय जल अवशोषण होता है। सक्रिय जल अवशोषण में क्या होता है, मूल के अंदर क्या होता है, एक धनात्मक बल उत्पन्न होता है। क्या होता है,
एक धनात्मक बल उत्पन्न होता है, जिससे क्या होता है, जड़ों की जाइलम कोशिकाएं होती हैं उनमें भी क्या होता है, एक पॉजिटिव फोर्स उत्पन्न होता है, जिसे क्या कहते हैं, रूट प्रेशर या मूल दाब कहते हैं। और ओपी भी क्या है, मूल दाब भी कह सकते हैं इसको, परासरण दाब कह सकते हैं। तो रूट प्रेशर के कारण अर्थात ओपी जैसे, ओपी के कारण क्या होता है, मूलों के अंदर क्या होता है, मूलें मृदा जल को भीतर की ओर क्या कर लेती हैं, खींच लेती हैं। और सक्रिय जल शोषण में जो ऊर्जा की क्या होती है, मुख्य भूमिका होती है, ऊर्जा के रूप में ऊर्जा प्रदान की जाती है, जो एटीपी के रूप में क्या होती है, पौधों को प्रोवाइड की जाती है। और एटीपी का नाम क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं इसको। और ये जो एटीपी है, एटीपी श्वसनशील जो मूलें होती हैं, श्वसनशील मूलों की जो कोशिकाएं होती हैं उनके द्वारा एटीपी प्रदान की जाती है। तो ये था सक्रिय जल अवशोषण और निष्क्रिय जल अवशोषण। अब आपसे कोई अंतर पूछे आपसे कि सक्रिय जल अवशोषण और निष्क्रिय जल अवशोषण में क्या अंतर है, तो आप आराम से इसको बता सकते हैं। फिर भी एक दो उदाहरण आपको मैं लिख देता हूँ, मतलब कैसे क्या करना है। अगर क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे आता है कि सक्रिय जल अवशोषण और निष्क्रिय जल अवशोषण में अंतर बताओ, तो पहला अंतर यही है हमारा कि जो यह कुल जल अवशोषण का 96 से और 98% भाग बनाता है। ये कितना होता है, यह कुल जल अवशोषण का 2 से और 4% भाग बनाता है। ठीक है, अर्थात ये इतना होता है और ये इतना होता है कुल जल अवशोषण का। पहला अंतर ये हुआ। दूसरा अंतर क्या है, निष्क्रिय जल अवशोषण क्या होता है कि जो पौधों की मूल होती हैं, पौधों की मूलें कैसे होती हैं, निष्क्रिय रूप से भाग लेती हैं, है ना। पौधों की जो मूल होती हैं, पौधों की मूलें जल अवशोषण में गौण भूमिका निभाती हैं, जबकि इसमें क्या होता है, मूलें जल अवशोषण में क्या होती हैं, सक्रिय रूप से भूमिका निभाती हैं। तो मूलें सक्रिय रूप से भूमिका निभाती हैं। ठीक है, और देखो इधर देखो, इसमें ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है, इसमें ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। और इसमें क्या होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जो कि एटीपी के रूप में क्या होती है, एटीपी के रूप में प्राप्त की जाती है, एटीपी के रूप में प्राप्त की जाती है। अब अगला देखो, इस क्रिया में यह क्रिया वाष्पोत्सर्जन के समय होती है, वाष्पोत्सर्जन के समय होती है। और इस क्रिया के लिए इधर देखो, इस क्रिया के लिए वाष्पोत्सर्जन, इस क्रिया के लिए वाष्पोत्सर्जन की क्रिया आवश्यक नहीं होती है। यह इस क्रिया या यह क्रिया वाष्पोत्सर्जन के समय नहीं होती है। ठीक है, या तो रात्रि में होगी या फिर कब होगा, जब वाष्पोत्सर्जन पूरी तरह से अनुपस्थित होगा, है ना। तो ये कुछ और अंतर थे, और एक और अंतर कह सकते हैं यहाँ पर अपन। तो और पत्तियों में क्या होता है, यहाँ पर जो बल था,
तनाबल पत्तियों में उत्पन्न होता है। कहाँ होता है बता? पत्तियों में होता है। तनाबल कहाँ होता है? तनाबल पत्ती में उत्पन्न होता है। और यहाँ देखो तनाबल कहाँ होता है? धनात्मक बल कहाँ होता है? जड़ों की जाइलम कोशिकाओं में उत्पन्न होता है। ठीक है, जिससे क्या होता है, जो देखो 1 2 3 4 5 अंतर हैं जो अब हम अपना आराम से इनको लिख सकते हैं, सक्रिय जल अवशोषण और निष्क्रिय जल अवशोषण। तो पहले अपन देख रहे थे पहले कल, यह कुल जल अवशोषण का कितना होता है? 96 से 90% भाग बनाता है। ये कितना होता है? यह कुल जल अवशोषण का सिर्फ 2 से 4% भाग बनाता है। और इसको एक अंतर कह सकते हैं अपन, यह मुख्य पौधों में जल अवशोषण की प्रमुख विधि है, जबकि यह पादपों में जल अवशोषण की कैसी विधि है? छोटी विधि है, प्रमुख विधि नहीं है। मुख्य रूप से कौन सी विधि होती है? निष्क्रिय जल अवशोषण। अच्छा, मूलें जल अवशोषण की क्रिया में कैसे भूमिका निभाती है? इसमें इस क्रिया में जो मूलें होती हैं जल अवशोषण की क्रिया में गौण भूमिका निभाती है इस क्रिया मूलें, जबकि सक्रिय जल अवशोषण में जो मूलें होती हैं वो सक्रिय रूप से क्या करती हैं? अपनी भूमिका निभाती हैं। इस क्रिया में ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि इस क्रिया में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और देखो यह क्रिया वाष्पोत्सर्जन के समय होती है, जबकि यहाँ पर वाष्पोत्सर्जन की कोई क्रिया की आवश्यकता नहीं होती है। भाई ये जब तो होगा, अगर वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होगी तो क्या होगा? पत्तियों में जल की हानि होगी, जिससे क्या होगा? स्राव में एक तनाव उत्पन्न होगा, जिससे क्या होगा? जल स्तंभ तने से होता हुआ कहाँ पहुँच जाएगा? जड़ों के अंदर पहुँच जाएगा, जिससे क्या होगा? जाइलम कोशिकाएं मूलरोम क्या कर लेते हैं? मूलरोम मृदा से जल का अवशोषण कर लेते हैं। जबकि यह क्रिया क्या होती है? वाष्पोत्सर्जन के समय नहीं होती है। वाष्पोत्सर्जन क्रिया अनुपस्थित होता है या रात्रि के अंदर ये क्रिया संपन्न होती है, सक्रिय जल अवशोषण की क्रिया विधि। और यहाँ तनाबल कहाँ होता है? पत्तियों में उत्पन्न होता है। और यहाँ कहाँ होता है? तनाबल जड़ों की जाइलम कोशिका अंदर उत्पन्न होता है, जिससे क्या होती है? जड़ों की जाइलम कोशिकाएं जल को भूमि के अंदर से खींच लेती हैं। तो ये था सक्रिय जल अवशोषण और निष्क्रिय जल अवशोषण की क्रिया विधि। किसके अनुसार बच्चों? क्रैमर के अनुसार। अगर एग्जाम में दोनों में अंतर पूछा जाता है तो आराम से इनको लिख देना, और अगर क्रिया विधि पूछी जाती है तो क्रिया विधि भी लिख देना। ठीक बेटा? तो पादपों में जल अवशोषण की क्रिया विधि होगी सक्रिय जल अवशोषण एंड निष्क्रिय जल अवशोषण। इसे कहते हैं एक्टिव वाटर एब्जॉर्प्शन, इसे कहते हैं पैसिव वाटर एब्जॉर्प्शंस। अब मैं बात करूं आगे अगला टॉपिक है बच्चों, पादपों में जल का मार्ग, पाथवे ऑफ वाटर इन प्लांट्स। पादपों में जल का मार्ग, अर्थात पादपों के अंदर जो पादप होते हैं वो जल को किस प्रकार किस मार्ग से अवशोषित कर सकते हैं, इसी को लेकर हम अध्ययन करने वाले हैं। पर देखो पहले तो बात सुनो कि जो पादपों के अंदर जो जल का जो मार्ग की बात करें अपन, तो उसमें क्या होता है? पहले बात सुनो, जो जाइलम की कोशिकाएं होती हैं, जड़ों में क्या होती हैं? जड़ों के अंदर क्या होती हैं? जाइलम कोशिकाएं। ठीक है। अच्छा, जड़ में क्या जाइलम होती है, पत्तियां में क्या होता है? फिलोम होता है ना। तो ये जो जाइलम होता है, ये जाइलम क्या करता है? जाइलम की कोशिकाएं मृदा से जल खनिज लवण आदि क्या करता है? अवशोषण करता है ना, जाइलम की कोशिकाएं। और पत्तियों के या पौधों के विभिन्न भागों तक क्या करता है? इसका वितरण कर देता है। जो कि पत्तियों में और तनों में क्या होता है? फिलोम होता है। क्या होता है? पत्तियों में और तनों के अंदर क्या होता है? फिलोम कोशिकाएं होती हैं। ये जो फिलोम कोशिकाएं होती हैं, ये क्या करती हैं? ये जो पत्तियों से प्राप्त जो भोजन होता है, कौन सी क्रिया के द्वारा? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा जो भोजन बना जाता है, ग्लूकोज का निर्माण किया जाता है, तो पौधों के विभिन्न भागों तक क्या कर इसका फिल्म के द्वारा वितरित कर दिया जाता है। ठीक है। अच्छा, ये बात तो हो गई। देखो पादपों के अंदर जो जल का जो मार्ग है
वह कई प्रकार का होता है। पहला अपन एक शब्द है लेटरल या पार्श्वीय जल का वितरण, उसको समझ रहे हैं। पहले तो हमको पता है कि जो मृदा से जो जल का अवशोषण किससे होता है बेटा, मृदा से जल का अवशोषण मुख्य रूप से जड़ों के कौन से कोशिकाओं द्वारा, जो मूल रोम होते हैं। कौन से होते हैं, मूल रोम होते हैं। मूल रोम के द्वारा मृदा से जल का अवशोषण किया जाता है। मुख्य रूप से मूल रोम की क्या होती है, स्ट्रक्चर होती है। मूल रोम कल बताया था आपको मैंने, मूल रोम कैसी संरचना होती है, धागे के समान पतली पतली संरचना होती है, जो क्या होती है हजारों संख्या में प्रेजेंट होती है। और ये मूल रोम जल अवशोषण की भूमिका, जल अवशोषण की क्रिया में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। ठीक है, तो प्रमुख भूमिका इनकी होती है मूल रोमों की। अच्छा, मूल रोम से जो जल है वो कहाँ जाएगा, वो जाएगा जाइलम कोशिकाओं तक। जाइलम जो कोशिकाएं होती हैं वहां तक जाएगा। भाई मृदा से उधर खा जाएगा, मूल रोम के द्वारा किया जाएगा। और मूल रोम से जल का जो अवशोषण है वो खा जाएगा, जल का प्रवाह मूल रोम से जल का प्रवाह जाइलम तक की कोशिका, जाइलम कोशिका तक, सॉरी मूल रोम से जल का प्रवाह जाइलम कोशिकाओं तक होना क्या कहलाता है, पार्श्वीय प्रवाह कहते हैं उसको। जल का क्या कहते हैं बच्चों, पार्श्वीय प्रभाव कहते हैं। ठीक है, मूल रोम से जल का जाइलम कोशिकाओं तक प्रवाह है क्या कहलाता है, पार्श्वीय प्रवाह या लेटरल, क्या कहते हैं इसको, लेटरल फ्लो कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, लेटरल फ्लो कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो हम जानते हैं कि मृदा से जल का अवशोषण कौन करता है, मूल रोम करते हैं। और मूल रोम से जल का प्रवाह जाइलम की कोशिकाओं तक होना क्या कहलाता है, पार्श्वीय प्रवाह या लेटरल फ्लो कहलाता है। ठीक है, अच्छा अब जो पाथवे ऑफ इन्वर्टर्स अर्थात पादपों में जल का मार्ग मुख्य रूप से 3 प्रकार से होता है। कितने प्रकार से होता है बच्चों, 3 प्रकार से होता है। ये 3 प्रकार कौन कौन से हैं, एपोप्लास्ट और दूसरा है सिम्प्लास्ट और तीसरा है वैक्यूलर पाथवे, एपोप्लास्ट पाथवे कह सकते हैं इसको वाले। ये पाथवे हो जाएगा और वैक्यूलर पाथवे, तो 3 ये पाथवे हो गए। तो पादपों में जल का मार्ग कितने होते हैं, कितने पाथवे होते हैं, एपोप्लास्ट, सिम्प्लास्ट और वैक्यूलर जो पाथवे है वो इन तीनों प्रकार से क्या होता है, जल का क्या होता है बच्चों, प्रवाह होता है, जल का क्या होता है, जल का वितरण होता है। ठीक है, तो हम एक की बात करने वाले हैं अपन। तो पहले बात समझो आप, पहले तो चित्र बनाता हूँ आप लोगों के लिए, तभी ये जो टर्म है वो आपकी समझ में आएंगे बिल्कुल, है ना। एक चित्र के माध्यम से हम इन तीनों जो जल के मार्ग हैं इनको आसानी से समझ सकते हैं। बहुत ही ईजी है ये टॉपिक, देखो ठीक है, ये कोई पाथवे है। अब इसमें क्या है,
मैंने आपको क्या बताया बेटा, 3 मार्ग बताए रहे थे मैं। कौन कौन से मार्ग थे वो? एपीप्लास्ट, सिम्प्लास्ट और वैक्यूलर पाथवे, ये 3 पाथवे थे। अब देखो बच्चों, ये तो हो गया कौन सा? एपोप्लास्ट, एपोप्लास्ट पाथवे, इसको डिफाइन करिए अपना भाई। अच्छा, अब देखियो, देखो बेटा, वैसे थोड़े से कलरफुल इसके होते हैं ना, तो अच्छी समझ आता है इस चीज़ को लेकर, कोई दिक्कत नहीं, फिर भी हम यहाँ समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देखो ये कौन सा हो गया? ये हो गया सिम्प्लास्ट। अच्छा, ये क्या है? वैक्यूल्स। अच्छा, ये क्या है? बाहर, बाहर हो गई सेल वॉल। और मैं बात करूँ आगे, और इसका एक और यहाँ प्रभाव था, ये कौन सा प्रभाव होगा बेटा? ये वैक्यूलर। ठीक है, तो 3 पाथवे हो गए। और बीच में क्या है? ये है प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा। देखो यहाँ पर जो कुछ कोशिकाएं बताई गई हैं, ये जो कोशिकाएं हैं, इन विभिन्न कोशिकाओं में क्या है बच्चों? जल का जो वो मार्ग है वो बताया गया है। देखो पहला पढ़ रहे हैं अपन एपोप्लास्ट। पहले बात सुन लो, एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट। एपोप्लास्ट और जो सिम्प्लास्ट हैं, जो शब्द दिए गए, सबसे पहले एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट जो शब्द दिए गए, एक वैज्ञानिक था, जर्मन वैज्ञानिक, उसका नाम था ई मंच। ई मंच ने सबसे पहले एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट जो टर्म हैं अर्थात शब्द हैं, उनकी खोज की, उनका प्रतिपादन किया। ठीक है, अच्छा, अब देखो पहला पढ़ रहे हैं अपन एपोप्लास्ट। एपोप्लास्ट, इसका हिंदी नाम बताऊं आपको मैं, अपलवक पथ। अब देखो अपलवक पथ है, थोड़ा बोलने में पता लग रहा है, एपोप्लास्ट पाथवे कितना सिंपल है, तो इसलिए तो बोल रहा हूँ आपसे कि थोड़ा सा इंग्लिश टर्म जल्दी याद होती है और याद में रहती है वो चीज़ें। कोई बात नहीं, आपकी मर्जी से कर लेना आप लोग। पहला पढ़ रहे हैं अपन बच्चों एपोप्लास्ट पाथवे या अपलवक पथ। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो ये जो पथ दिखाया मैंने आपको, ये पथ दिखाया, यहाँ पर जल का क्या है? जल का प्रवाह दिखाया गया है मैंने, ये तीरों के द्वारा। ठीक है, देखो यहाँ से ये इस तरह से दिखाया गया ना, ये कौन सी है? ये कोश का भित्ति वाला मार्ग है, ये कोश का भित्ति है ना बाहर की तरफ, सेल वाल दिखाई है मैंने आपको। ये क्या है? वैक्यूल्स अर्थात रिक्तिका। ये कौन सा पथ हो गया? बाहर की तरफ, जो कहाँ दिखाया गया है? यहाँ पर दिखाया गया कोश का भित्ति की तरफ। ठीक है, तो ये कौन सा मार्ग, ये कौन सी कोश का पाथवे हो गया? एपोप्लास्ट। और अंदर की तरफ ये कौन सा पाथवे होगा? जो वैक्यूल के थोड़ा ऊपर है, ये वाला पार्ट है ना, ये तो साइड में दिखाया गया है यहाँ पर, कौन सा? एपोप्लास्ट। और अंदर की तरफ अर्थात जो प्लाज्मोडेस्माटा है उसकी तरफ, है ना, ये कौन सा हो गया? सिम्प्लास्ट पाथवे, ये वाले है ना, ऊपर की तरफ। और ये जो नीचे जो रिक्तिका है उसके नीचे तरफ कौन सा है? वैक्यूलर पाथवे। कौन सा पाथवे बेटा? ये वैक्यूलर पाथवे, जो किसके द्वारा दिखाया गया है? डॉट जो स्केल है उसके द्वारा दिखाया गया मैंने। और इसको मैंने दिखाया है इससे, इसको दिखाया मैंने इसको इस तरह से,
इसको एपोब्लास्ट को, और इसको दिखाया गया है मैंने सीधी लाइन से। तो ये तो होगा बच्चों कौन सा, वैक्यूलर पाथवे, और ये कौन सा हो गया, एपोप्लास्ट, और ये हो गया सिम्प्लास्ट। ठीक है, तो एक एक करके पहला पढ़ रहे हैं अपन। देखो बेटा, जब पादपों में जल का प्रवाह निर्जीव कोशिका भित्ति व कोशिकाओं के मध्य उपस्थित अंतर कोशिकीय अवकाश के द्वारा होता है तो इस मार्ग को एपोप्लास्ट कहते हैं। देखो यहाँ पर जो मार्ग है वो कैसा मार्ग है बेटा, ये मार्ग कैसा मार्ग है, निर्जीव मार्ग है। कोशिका भित्ति कैसी होती है, निर्जीव होती है। तो जब पादप कोशिकाओं में जल का प्रवाह किससे होता है, निर्जीव कोशिका भित्तियों से होता है। निर्जीव जो कोशिका भित्ति होती है, सेल वॉल होता है, उसके द्वारा इसका क्या होता है बच्चों, प्रवाह होता है। और ये मार्ग कैसा होता है, एक निर्जीव मार्ग होता है। तो जब पादपों में जल का प्रवाह निर्जीव कोशिका भित्तियों में उपस्थित अंतरकोशिकीय अवकाश है, अंतरकोशिकीय जो स्थान है वहाँ से होता है। ठीक है, तो अंतरकोशिकीय जो कोशिकाएं होती हैं, अवकाश होते हैं, अंतरकोशिकीय स्थानों से होता है। अंतरकोशिकीय स्थानों से इस जो जल का प्रवाह होता है। यह मार्ग कैसा मार्ग है बेटा, एक निर्जीव मार्ग है, इसलिए इसे अजीब जो वो है अजैविक या फिर इसको अजीवित प्रवाह भी कहते हैं। क्या कहते हैं बता, इस प्रवाह को हम एक और नाम है अजीवित प्रवाह भी कहते हैं। हिंदी की बात करें अपन, चूंकि इस क्रिया में पादपों में जल का प्रवाह है निर्जीव कोशिका भित्तियों में उपस्थित अंतरकोशिकीय जो स्थान होते हैं, कोशिकाएं होती हैं, वहां से होता है। तो इस प्रकार का जो जल का प्रवाह क्या कहलाता है, एपोप्लास्ट या अपलवक पथ भी कहते हैं। साइड से है ना, कोशिका भित्तियों के द्वारा हो रहा है यहाँ पर। ठीक बेटा, तो इसे क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, एपोप्लास्ट पाथ भी कहते हैं। इस प्रवाह, ये जो जल का प्रवाह है, ये जल का प्रवाह कैसा होता है, अनियंत्रित होता है। कैसा होता है, अनियंत्रित होता है, और विसरण की क्रिया के द्वारा होता है। ठीक है, विसरण की जो क्रिया होती है उसके द्वारा यह क्रिया होती है, अनियंत्रित। और कैसा होता है, विसरण की क्रिया के द्वारा, विसरण की क्रिया के द्वारा और अनियंत्रित तरीके से यह क्रिया संपन्न होती है। पादपों में रूट्स में पाई जाने वाली अंतःत्वचा की कोशिका भित्तियों में कैस्पेरियन पट्टिका पाई जाती हैं। जो पादपों की जो रूट होती है, क्या होती है बच्चों, रूट होती है, मूल होती हैं, उनमें क्या होती हैं, उनकी जो कोशिकाएं होती है कौन सी, एंडोडर्मिस कोशिकाएं, अंतःत्वचा, एंडोडर्मिस सेल्स, उनमें क्या होती हैं, कैस्पेरियन पट्टिका उपस्थित होती हैं। कैस्पेरियन प्लेट्स बोलते हैं इसको, है ना, पट्टिका बोलते हैं हिंदी में, इनसे बोलते हैं पट्टिकाएं, प्लेट्स। ठीक है, तो पादपों की जो मूल्स होती हैं, मूल्स में क्या होती है, जो जड़ों की क्या होती है, एंडोडर्मिस कोशिकाएं होती हैं, और उन एंडोडर्मिस को क्या होती हैं बच्चों, कैस्पेरियन पट्टिका पाई जाती है। इनमें क्या होता है, सुबेरियन प्रेजेंट होता है। ये जो कैस्पेरियन पट्टिका होती हैं, इन जो कैस्पेरियन पट्टिका में क्या होता है, सुबेरियन क्या होता है, सुबेरियन का जमाव होता है, जो कैसा होता है, जल का क्या होता है बच्चों, जल का ये जो सुबेरियन है, ये सुबेरियन जल के प्रति कैसे होता है, अपारगम होता है ना। तो जल का प्रवाह तो होगा, लेकिन किस तरह से होगा वो तो हम देखते हैं। इसलिए अंतःत्वचा से इस विधि का जल का प्रवाह नहीं होता है। इसकी कोशिकाओं से जल का प्रवाह इनकी कोशिका कलाओं द्वारा होता है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर रूट के अंदर क्या कौन सी कोशिकाएं हैं, एंडोडर्मिस कोशिकाएं। इनमें क्या होती है बच्चों, कैस्पेरियन पट्टिका प्रेजेंट होती हैं। ये कैस्पेरियन पट्टिका इसमें इनमें क्या होती है, सुबेरियन का जमाव होता है। ये जो सुबेरियन है, ये सुबेरियन कैसा होता है, जल के प्रति अपारगम है, इसलिए इन कोशिकाओं के द्वारा क्या होता है, जल का प्रवाह नहीं होता है। अब जल का प्रवाह किसके द्वारा होता है, इन कोशिकाओं की कोशिका कला द्वारा होता है। ठीक है, ये जो कोशिका कैस्पेरियन पट्टिका होती हैं, इन कैस्पेरियन पट्टिकाओं कौन सी बोलती है, इन कोशिकाओं की कौन सी, कोशिका कला के द्वारा क्या होता है, ये जो जल का क्या होता है, गमन होता है कोशिका कला के द्वारा। सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन के द्वारा इसका क्या होता है बच्चों, इसका क्या होता है, जल का प्रवाह होता है। इसलिए अंतःत्वचा
से इस विधि का क्या होता है, जल का प्रवाह नहीं होता है। इसकी कोशिकाओं से जल का प्रवाह इनकी कोशिका कलाओं के द्वारा होता है। इस प्रकार इस मार्ग को पारकला परिपथ भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको पता, पारकला परिपथ कहते हैं इस मार्ग एपिप्लास्ट को अपन। एपोप्लास्ट जो पाथवे है इसको क्या कहते हैं बच्चों, एक और नाम है पारकला, पारकला पाथवे कहते हैं, पारकला पाथवे। या फिर इसको कह सकते हैं अपन ट्रांस मेम्ब्रेन पाथवे। पारकला हिंदी में, इंग्लिश में कहें ट्रांस मेम्ब्रेन पाथवे, ठीक है। पारकला मार्ग कह सकते हैं, पारकला मार्ग या परिपथ। अच्छा, अब देखो हमने क्या पढ़ा, ये है कौन सा, एपोप्लास्ट। पादपों में जब जल का प्रवाह निर्जीव कोशिका भित्तियों से होता है, निर्जीव कोशिका भित्तियों से, निर्जीव मार्ग से होता है, जैसे, और पादपों में जल का प्रवाह जब निर्जीव कोशिका भित्तियों से, भित्तियों के अंतरकोश की कोशिकाओं के द्वारा होता है, तब उसे क्या कहते हैं, उसे एपोप्लास्ट पाथवे कहते हैं। और इस पथ को हम अजीवित प्रवाह भी कहते हैं। और ये जो कोशिकाएं होती हैं, ये जो इन कोशिकाओं में क्या होता है बच्चों, जड़ों के अंदर क्या होती हैं, जड़ों के अंदर कौन सी कोशिकाएं होती हैं, एंडोडर्मिस कोशिकाएं होती हैं, अंतःत्वचा की कोशिकाएं होती हैं। इन अंतःत्वचा की कोशिकाओं में क्या होता है, कैस्परिन पट्टियों का जमाव होता है, कैस्परिन पट्टिका पाई जाती हैं। इन कैस्परिन पट्टिकाओं पर क्या होता है, सुबेरिन का जमा होता है, और इसलिए ये सुबेरिन क्या होता है, जल के प्रति अपारगम होता है। इसलिए इन कोशिकाओं से जल का प्रवाह नहीं होता है। और जल का प्रवाह करने के लिए ये जो कोशिका हैं, इन कोशिकाओं की जो कोशिका कला है, कोशिका कला से क्या होता है, जल का प्रवाह होता है। इसलिए इनको क्या कहते हैं, ट्रांस मेम्ब्रेन पाथवे कह सकते हैं। क्या कहते हैं इसको, इसलिए ट्रांस मेम्ब्रेन पाथवे या पारकला मार्ग भी कह सकते हैं। तो ये कौन सा हो बच्चों, एपोप्लास्ट पाथवे, ठीक है। साइड से ही बिल्कुल कोशिका भित्ति के द्वारा क्या हो रहा है, जल का प्रवाह हो रहा है निर्जीव पारकों के द्वारा। तो ये कौन सा हो गया, एपोप्लास्ट पाथवे। अब दूसरी बात करूं मैं कौन सी, सिम्प्लास्ट पाथवे की। सिम्प्लास्ट पाथवे, सिम्प्लास्ट पाथवे, देखो ये कौन सा है, ये जो क्या है बीच में, ये स्थान क्या कहलाता है, प्लाज्मोडेस्माटा। क्या कहते हैं इसको बेटा, प्लाज्मोडेस्माटा, हिंदी में इनको बोले जीव द्रव तंतु कह सकते हैं इनको, है ना। तो बच्चों बताओ इसमें क्या होगा, जब जल का प्रवाह किससे होता है, जीव द्रव तंतुकों अथवा प्लाज्मोडेस्माटा के द्वारा होता है, तो उसे क्या कहते हैं, सिम्प्लास्ट पाथवे कहते हैं, ठीक है। तो इसमें किसकी भूमिका है, मुख्य रूप से प्लाज्मोडेस्माटा की, ठीक है। जब जल का प्रवाह कैसे होता है, जब जल का प्रवाह प्लाज्मोडेस्माटा अर्थात जीवद्रव तंतुकों से होता है। प्लाज्मोडेस्माटा को अपन क्या कह सकते हैं, जीवद्रव तंतुक भी कह सकते हैं। तो जब जल का प्रवाह प्लाज्मोडेस्माटा अर्थात जीवद्रव तंतुओं के माध्यम से होता है, तो उसे क्या कहते हैं, तब उसे कहते हैं सिम्प्लास्ट पाथवे, सिम्प्लास्ट पाथवे या फिर संलवक भी पाथवे कह सकते हैं इसको अपन। इसमें परासरण की क्रिया क्या होता है, महत्व होता है। ये जो पाथवे है, इस पाथवे में क्या होता है बच्चों, ओपी अर्थात परासरण की क्रिया क्या होता है, परासरण ओस्मोसिस, ओस्मोसिस की क्रिया क्या होता है, यहाँ पर महत्व होता है, ठीक है। और इस क्रिया में क्या होती है बच्चों, ऊर्जा की आवश्यकता होती है ना। इस क्रिया में क्या होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और इसको क्या कहते हैं, सजीव पथ भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको बेटा, सजीव पथ। ये कैसा पथ था, अजीवित पथ था, अजीवित प्रवाह था। ये कैसा पथ है बेटा, सजीव पथ है ना, सजीव पथ है। और यह मार्ग अधिकतम प्रतिरोध वाला होता है। इस मार्ग में क्या होता है, बहुत सारी रुकावटें आती हैं, है ना। जब जल का प्रवाह होता है, तो जल का प्रवाह कैसा होता है, ये अधिकतम प्रतिरोध वाला, अधिकतम प्रतिरोध वाला क्या है, ये प्रवाह है, ठीक बेटा। तो ये कौन सा हो गया, सिम्प्लास्ट पाथवे। जब जल का प्रवाह जीवद्रव तंतुकों अथवा प्लाज्मोडेस्माटा द्वारा होता है, तब उसे क्या कहते हैं, सिम्प्लास्ट पाथवे या समलवक पाथवे भी कहते हैं। एक और नाम इसका हिंदी में समलवक परिपथ भी कहते हैं, ठीक है।
और इस क्रिया में क्या होता है, ऑस्मोसिस अर्थात परासरण क्रिया का महत्व होता है। और ये कैसा पथ है, एक सजीव पथ भी कहते हैं इसको। और यह अधिकतम प्रतिरोध वाला क्या होता है, परिपथ होता है। इस अर्थात इसके रास्ते में, इस मार्ग में बहुत सारी क्या होती हैं, रुकावट पैदा होती है ना। लेकिन फिर भी यहाँ इससे क्या होता है, सिम्प्लास्ट पाथवे के द्वारा क्या होता है, जल का प्रवाह होता है। ये कौन सा है, ये देखो ये कौन सा है, ये सब क्या है, प्लाज्मोडेस्माटा है। तो प्लाज्मोडेस्माटा के माध्यम से क्या हो रहा है, यहाँ पर जल का क्या हो रहा है, प्रवाह हो रहा है। तो कौन सा हो गया, ये सिम्प्लास्ट पाथवे हो गया। अब बचता कौन सा बच्चों, नंबर तीसरे का कौन सा बच रहा है, वैक्यूल पाथवे बचता है। रिक्त की है, क्या कहते हैं इसको, प्रवाह, रसधानी प्रवाह है, प्रपथ कहते हैं इसको। क्या कहते हैं इसको, रसधानीय पथ कहते हैं इसको हिंदी में, है ना। तो वैक्यूलर पाथवे बहुत सरल है और रसधानी पाथवे, ठीक है। तो ये कौन सा पाथवे है बेटा, देखो ये वाला, ये जो रिक्तिका हो रही है, रिक्तिका को ये दिखा गया यहाँ पर, है ना। रिक्तिका के माध्यम से जो प्रभाव हो रहा है वो कौन सा हो रहा है, ये जो डॉट डॉट दिखाया गया मैंने आपको, ये वाला प्रभाव। देखो यहाँ चित्र में देखो, ये वाला प्रभाव है ना। तो देखो उसमें क्या है, इस प्रकार का पाथवे में जल एक कोशिका से दूसरी कोशिका में जीवद्रव कला के द्वारा प्रवेश करता है, ना कि प्लाज्मोडेस्माटा के द्वारा। किससे होता है बेटा, ये होता है किससे, जीवद्रव कला के द्वारा, है ना। जो वैक्यूलर होती है, रिक्तिका होती हैं, रिक्तिका के अंदर क्या होता है, जीवद्रव कला होती है, ठीक है। तो जब एक सेल से और जो दूसरी सेल्स होती है, दूसरी सेल्स में जल का प्रवाह किससे होता है बच्चों, जीवद्रव कला के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, जीवद्रव कला के द्वारा क्या होता है, जल का प्रवाह होता है, नहीं किससे, नहीं कि प्लाज्मोडेस्माटा के द्वारा, है ना। तो यहाँ पर जो प्लाज्मोडेस्माटा है उसकी भूमिका नहीं होती है, किसकी भूमिका होती है, जीवद्रव कला की क्या होती है यहाँ पर भूमिका होती है। प्लाज्मोडेस्माटा के द्वारा इसके पश्चात जल टोनोप्लास्ट अर्थात टोनोप्लास्ट में रसदानी से होकर ही गुजरता है, ठीक है। टोनोप्लास्ट आपको बताई थी मैंने आपको पहले उस दिन। अगर रिक्तिका को क्या कोई रिक्तिका है ना, इसे तुमने दिखाई है, रिक्तिका को एक झिल्ली के द्वारा क्या किया जाता है, आवृत किया जाता है, तो इसे बोलते हैं क्या, टोनोप्लास्ट, ठीक है। और रसधानी, रसधानी के अंदर अर्थात जो जीव द्रव्य है ये सब क्या है, रसधानी हो सकते हैं। इसको जो रिक्तिका के अंदर उपस्थित जल द्रव्य है वो क्या कहलाता है, रसधानी हो सकता है वो, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करता है, जल कहाँ से गुजरता है बच्चों, जीव द्रव्य कलाओं से गुजरता है। कहाँ से गुजरता है, जीव द्रव्य कला से गुजरता है। एक कोशिका से दूसरी कोशिका जल कहाँ से गुजरता है, जीव द्रव्य कला से गुजरता है। और न कि किससे गुजरता है, प्लाज्मोडेस्माटा से। और उसके पश्चात जल कहाँ से गुजरता है, जल उसके पश्चात टोनोप्लास्ट झिल्ली से और जो रसधानी है वहाँ से गुजरता है। इस क्रिया में क्या होता है, इस क्रिया में भी क्या होती है, परासरण की महत्व होता है। ऑस्मोसिस का क्या है, महत्व है। और एनर्जी की क्या होती है, यहाँ पर आवश्यकता होती है, एनर्जी की आवश्यकता होती है। और परासरण की क्रिया का भी क्या है यहाँ पर महत्व है, ठीक बेटा। तो ये तीनों पाथवे हो गए तुम्हारे, कौन कौन से, एपोप्लास्ट, और दूसरा है सिम्प्लास्ट, तीसरा कौन सा है बच्चों, वैक्यूलर पाथवे। तो यहाँ पर किससे प्रभाव हो रहा था, प्लाज्मोडेस्माटा के द्वारा। इसे क्या कहते हैं, सजीव पथ कहते हैं। और अधिकतम प्रतिरोध इस मार्ग में होता है। इस क्रिया में ऑस्मोसिस की आवश्यकता होती है और ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ठीक है। और यहाँ पर क्या था, ये कैसा पाथ था, ये निर्जीव, ये बाहर का रास्ता कौन सा है, निर्जीव कोशिका भित्ति होती है। निर्जीव कोशिका भित्ति में क्या होती है, अंतर कोशिकीय जो कोशिकाएं होती हैं वहाँ से क्या होता है, जल का प्रवाह होता है, ठीक है। और रूट के अंदर क्या होती है, एंडोडर्मिस कोशिकाएं होती हैं, उनमें क्या होती है, अर्थात अंतःकोशिका कोशिका होती है, उनमें क्या होती है, कैस्पेरिन पट्टिका पाई जाती हैं। ये जो कैस्पेरिन पट्टिका होती है इनमें क्या होता है, सोबेरिन का जमाव होता है। सोबेरिन जल के प्रति कैसा होता है बेटा, एपारगम होता है। और जो एपारगम जल है, इसलिए इस विधि के द्वारा इन कोशिकाओं में क्या होता है, जल का प्रवाह नहीं होता है। इस विधि के द्वारा इन कोशिकाओं में जल का प्रवाह किससे होता है, कोशिका कला के द्वारा जल का प्रवाह होता है। इसलिए इसे क्या कहते हैं, ट्रांस मेम्ब्रेन पाथवे या पार कला मार्ग पाथवे भी कहते हैं इसको, पार कला मार्ग या परिपथ भी कहते हैं, ठीक है। और तीसरा था हमारा लास्ट, वैक्यूलर पाथवे या रसधानी परिपथ। जब एक कोशिका से और दूसरी कोशिका तक जल का प्रवाह जीवद्रव्य कला या जीवद्रव्य जो मेम्ब्रेन है उसके द्वारा होता है, तो उसे क्या कहते हैं, वैक्यूलर पाथवे कहते हैं, ठीक है। और इस क्रिया में क्या होता है, प्लाज्मोडेस्माटा भाग नहीं लेते हैं। कौन भाग लेता है, जीवद्रव्य कला भाग लेती है। तो जब पादपों के अंदर एक सेल से दूसरी सेल्स के अंदर जल का प्रवाह किससे होता है, जीवद्रव्य कला के द्वारा होता है, न कि प्लाज्मोडेस्माटा के द्वारा।
उसके पश्चात जल कहाँ से गुजरता है, टोनोप्लास्ट और रसधानी से गुजरता है। टोनोप्लास्ट और रसधानी जो मार्ग है वहाँ से गुजरता है। और इस क्रिया में क्या होता है, ऑस्मोसिस की आवश्यकता होती है, परासन की महत्व होता है और एनर्जी की आवश्यकता होती है। तो ये तीनों पाथवे हो गए आपको चित्र के द्वारा आपको दिखाए गए। मैंने आपको आशा करता हूँ आपकी समझ बिल्कुल आए होंगे। मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है, कोई भी आप लोग समस्या हो तो मुझसे फ़ोन कर प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 77 42 55 87 53। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे शेयर कर सकते हैं और व्हाट्सएप पर भी और वैसे भी फ़ोन करके भी, है ना। और ये बात है, लेकिन ऐसा नहीं कि आप मतलब फालतू किसी को परेशान करें, लेकिन आपकी प्रॉब्लम हो तो ही क्या कर सकते हैं, मुझसे संपर्क कर सकते हैं। अच्छा, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपके नंबर बायो के अंदर बहुत अच्छे नंबर आएंगे। आपको एक अच्छे नोट्स अवेलेबल कराऊंगा मैं। आप दो तीन चार जो गाइड्स हैं मेरे पास, बुक हैं, कोचिंग वगैरह का सहारा लेकर के, तो अच्छा सा आपको मतलब मटेरियल्स देने की कोशिश करूँगा। आपको कोई भी मटेरियल्स आपको छोड़ा नहीं जाएगा, है ना। कोई भी मटेरियल्स आपको छोड़ा नहीं जाएगा और आप एक प्रॉपर नोट्स जो आपको अच्छे मार्क्स दिलाएंगे वो इस क्रिया में क्या करेंगे, आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है बेटा, तो मेरा नंबर आप नोट कर सकते हैं 77 42 55 27 53, मुनीश कुमार, है ना। थैंक्स बेटा, आज के लिए इतना है।